अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल रात खाने के बाद एक बार फिर फरमाइश शुरू हो गई कि कोई दिलचस्प घटना सुनाऊं। सारा कसूर सादिया का था। उसे मालूम था कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा घूमने फिरने में गुजरा था और मेरी आप बीती झूठी कहानियों से ज़्यादा ही दिलचस्प थी। जाड़ों की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, इसलिए ड्राइंग रूम की खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए और मोटे मखमली पर्दे फैला दिए गए। सादिया ने कमरे की रोशनियां कुल कर दीं। सिर्फ एक बड़ा फ्लोर लैंप रोशन रखा, जिसकी वजह से कमरे का माहौल रहस्यमयी हो गया। मैंने सोचा, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए ये माहौल कितना सही है। अब शुरू कीजिए ना, बहुत सोच चुके आप। फौजी ने मुझे खामोश देखकर अपनी बेचैनी का इजहार किया। आज कौन सी कहानी होगी, शिकार की? जाहिद ने पूछा। नहीं भाई, आज शिकार की नहीं, कोई दूसरी घटना सुनाइए, ज़रा अनोखा, नरगिस ने फरमाइश की। और चौंका देने वाला भी, सफदर ने फ़ौरन कहा। हाँ, आज चौंका देने वाली घटना ही सुना रहा हूँ, भूतों की दुनिया के बारे में, मैंने कहा। हाय, ये नहीं, मुझे तो आत्माओं से बहुत डर लगता है, नाज़मा ने डर कर कान छुए। उसकी और कई सहेलियों ने भी साथ दिया। अजीब बात है, मैंने यूं कहा जैसे अपने आप से कह रहा हूँ। इंसान से तो उसकी ज़िंदगी में डरना चाहिए। खुदा जाने मरने के बाद लोग उससे इस कदर क्यों डरते हैं। मेरा ख्याल था कि इस पर ज़रूर कोई बोलेगा, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल उलट सब खामोश रहे। लेकिन मैंने देखा कि सब मुझसे और करीब आ गए थे। कई बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता और उनका साइंस की ज़बान में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता। इसके बावजूद उनके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने पाइप जलाकर कहानी शुरू की। 25 साल पहले की बात है। मुझे दिन, तारीख और सन अच्छी तरह याद है। जुमेरात थी, फरवरी की 6 तारीख, सन 1944। उन दिनों मैं हैदराबाद से 15 मील दूर हिमायत सागर में ठहरा था, जहाँ गवर्नमेंट सिस्टम के खेत थे। ये जगह बेहद हसीन है। एक तरफ पहाड़ों का सिलसिला है और दूसरी तरफ मीलों फैले हरे भरे लहलहाते हुए खेत हैं। उनके बीच एक खूबसूरत डाक बंगला है और अफसरों की छोटी छोटी कोठियां हैं। उस ज़माने में उस रूट पर बसें नहीं चलती थीं और मेरे पास कोई मोटर कार नहीं थी। फार्म से लगभग 4.5 मील दूर एक सड़क थी, जिस पर से हैदराबाद और महबूब नगर की बसें आती जाती थीं। शहर जाने के लिए इस बड़ी सड़क तक पैदल जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। उसी दिन शहर में छुट्टी गुजारने के बाद मैं हिमायत सागर वापस आ रहा था। इत्तेफाक से रास्ते में बस ख़राब हो गई और 2 घंटे बाद जब अपने मंजिल से करीब सड़क पर मैं बस से उतरा तो अंधेरा हो चुका था। सुनसान सड़क पर मैंने आसपास का जायज़ा लिया तो पता चला दूर दूर तक ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। 7 बजे थे। दाईं तरफ बहुत दूर आसमान से करीब टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आईं। ये हिमायत सागर था। हवा में खासी खुनकी थी, हवा में खासी ठंड थी और आसमान पर शुरुआती दिनों का चाँद बीमार सी रोशनी दे रहा था। शायद चाँद की 7 तारीख थी। मैंने गर्म कोट का कॉलर ऊपर उठाया और फ्लैट हैट को ज़रा तिरछा करके सर पर रखा और ऊपर वाले का नाम लेकर उस पगडंडी पर हो लिया जो खेतों में से गुजरती थी। उस खामोश रास्ते पर से मैं कई बार गुजरा था, लेकिन शाम के बाद यहाँ आने का पहला मौका था। ये पगडंडी लगभग 1.5 मील तक यूं ही खेतों में से गुजरती थी। उसके बाद घने पेड़ों का सिलसिला शुरू होता था। उन घने पेड़ों का सोचकर ही मुझे डर लगने लगा। चांदनी रातों में पेड़ों के साए आम तौर पर अजीब डरावनी शक्लें धार लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ की ओट में कोई बदरूह,
कोई बुरी आत्मा या चुड़ैल छुपी बैठी है। जिस तरफ मैं जा रहा था वहाँ पेड़ों से कुछ दूरी पर एक मकबरा भी तो था जिसके पास से मुझे गुजरना था। मैंने उसे सिर्फ एक बार दिन की रोशनी में करीब से देखा था। वो मकबरा बड़ी पुरानी हालत में था। मेरा ख्याल था ये मुग़लों के दक्षिण भारत में आने से पहले का था और सुना था कि किसी मशहूर दरबारी गायिका का मकबरा था। नाम किसी को नहीं मालूम था। उस वीराने में चलते हुए मुझे वो मकबरा याद आ गया तो न जाने क्यों पल भर के लिए मेरा डर और बढ़ गया। फिर अपनी बुज़दिली पर शर्म आई और मैंने सोचा मुर्दों से डरना बेवकूफ़ी ही तो है, और वो भी 200-250 साल पुराने मुर्दे से। थोड़ी देर के बाद मैं पेड़ों के झुंड के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब मकबरे के मटियाले मीनार साफ नज़र आ रहे थे। जो ही मैं कच्ची सड़क पर आया अचानक मुझे चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख, और मैं चलते चलते रुक गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे मकबरे के एक तरफ 2 साए नज़र आए। फिर एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ निकाली तो गला घोट दूंगा। उसके बाद सिसकियाँ सुनाई दी जैसे कोई औरत रो रही हो। ये सुनते ही न जाने मेरा डर कहाँ गायब हो गया और मेरी हालत बिल्कुल वैसी हो गई जैसी शिकार करते वक्त जानवर को देखकर शिकारी की होती है। एक अजीब फुर्ती मुझ में आ गई और मैं दबे पांव आगे बढ़ा। मैंने एहतियात से झाड़ियाँ हटाईं तो मुझे वो नज़र आ गए। वो चाँद की रोशनी में खड़े थे, लेकिन चूंकि रोशनी तेज़ नहीं थी इसलिए उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थीं। सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि एक लड़की को एक लंबा तड़ंगा मर्द हाथ में बड़ा सा खंजर लिए धमका रहा था। बोल, मेरे साथ चलेगी या यहीं काम तमाम कर दूं? मर्द ने कहा। पागल ना बनो, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम फिक्र ना करो, मुझे अपनी हिफाजत करनी खूब आती है। अब सीधी तरह चलो। ये कहते हुए मर्द ने उसका बाजू थाम लिया। इसके साथ ही औरत के मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनते ही झिंझलाकर मर्द ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका गला बेदर्दी से घोंटने लगा। ठीक उस वक्त खुदा जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैं तेज़ी से झाड़ियों से निकला और मैंने मर्द की गर्दन पर ज़ोर से वार किया और उसके हाथ से छुरा छीन लिया। पहले तो वो इस अचानक हमले से बौखला गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो लड़की को छोड़कर मुझ पर झपटा। वो एक लंबा तड़ंगा इंसान था। उसने पलक झपकते मुझे दबोच लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। इससे पहले कि मेरा दम घुट जाता, खुदा जाने क्या हुआ कि अचानक उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। मैंने संभल कर उसे देखा तो वो खंजर साफ नज़र आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले उसके हाथ में था। अब वो खंजर उसके सीने में था। मुझे यूँ लगा जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। मैं इस वीराने में क्या कर रहा था? मुझे तो हिमायत सागर में होना चाहिए था। ये लाश, ये लड़की और इस रहस्यमयी माहौल का जाल, ये सब कुछ क्या था? मैंने उठने की कोशिश की तो वो लड़की मेरे करीब आ गई, मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, चलो चलो भाग चलें, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये कहते हुए वो मुझे लगभग घसीटती हुई चलने लगी। कहाँ जाना है तुम्हें? उसने पूछा। हिमायत सागर। मैंने होश पर काबू पाकर जवाब दिया। हिमायत सागर? ये किस तरफ है? उसने पूछा जैसे पहली बार नाम सुना हो। खुदा के लिए ज़रा धीरे चलो, मेरी सांस फूल रही है, मैंने कहा। नहीं, उसके साथी किसी भी वक्त आ सकते हैं, उसने जवाब दिया। उनके आने से पहले मैं किले में पहुंचना चाहती हूँ। कौन सा किला? अब के मैंने सवाल किया, अजीब बेवकूफ़ी वाला सवाल किया। उसने जवाब दिया, यहाँ और कितने किले हैं? परदेसी मालूम होते हैं आप। नहीं, लेकिन बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ, मैंने कहा। इसीलिए अजीब हुलिया बना रखा है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ी
اور ہم چلتے چلتے خود بخود رک گئے۔ ہماری نظریں ملی تو جیسے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پرتگالی؟ اس نے سہم کر کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے برا مان کر جواب دیا، میں پرتگالی نہیں ہوں۔ پھر تمہارا یہ ڈریس، یہ حلیہ، یہ ٹوپی، یا اللہ تو میری حفاظت کر، اس نے گھبرا کر کہا۔ خواہ ڈر رہی ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ اب ہم آبادی کے قریب ہیں، بجلی کی وہ روشنیاں دیکھ رہی ہو، وہ ہے حمایت ساگر کا فارم ہاؤس۔ وہاں ٹیلی فون بھی ہے اور سرکاری جیپ بھی، جہاں کہو گی پہنچا دوں گا۔ جب تک میں بولتا رہا وہ آنکھیں پھاڑے مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے بہت پریشان ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، بجلی، فارم، جیپ، کون سی تاریخ ہے آج؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ یہ سنتے ہی میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ خدا کے لیے یہ مذاق چھوڑ دو، اب پوچھو کہ یہ صدی کون سی صدی ہے؟ جی ہاں، کون سی صدی ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ 20ویں صدی ہے یہ محترمہ، اور مہینہ فروری کا، میں نے جل کر جواب دیا۔ اور تاریخ؟ 6، اس نے لقمہ دیا۔ میں نے سر ہلایا تو وہ بولی، یا اللہ تیرا شکر۔ مجھے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو آخر سمجھ آ گیا، میں نے جل کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے تیزی سے کہا اور فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑے ڈرامائی انداز میں بولی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ کہ یہ کھیل آج آخری دفعہ کھیلا گیا اور میری سزا کے دن پورے ہو گئے۔ اب کی بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے جھنجھلا کر کہا، خدا کے لیے یہ ڈرامہ بند کیجیے محترمہ، آپ نے یا تو مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے یا آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ بہترین ایکٹریس ہیں۔ سیدھی طرح ساتھ چلیے ورنہ میں چلا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے میں مڑا اور تیزی سے چلنے لگا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، میری بات سنو، مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ پھر قدموں کی آہٹ آئی، وہ تیزی سے میری طرف آئی۔ اس نے میرا بازو تھام لیا اور میرے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اچانک پاگل کر دینے والی خوشبو کا ایک سیلاب آیا اور اچانک میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگا جیسے وہ چنبیلی کے بہترین عطر میں بسی ہوئی ہے۔ اب وہ مجھ سے بے حد قریب تھی اور چاندنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، گورا رنگ، گول چہرہ، ننھی سی ٹھوڑی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، گھنے کالے بال، سڈول سانچے میں ڈھلا ہوا حسین جسم۔ کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ ایسی پیاری شکلیں خوابوں ہی میں نظر آتی ہیں۔ جی چاہا وہ اسی طرح مجھ سے قریب کھڑی رہے اور یہ حسین لمحے صدیوں کا روپ دھار لیں۔ اس نے اچانک ٹھنڈی سانس لی تو میں ہوش میں آ گیا۔ کہاں پہنچاؤں تمہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، فی الحال تم جہاں چاہو مجھے لے چلو۔ آج بڑی مبارک نوچندی جمعرات ہے، تم جب تک چاہو میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اس کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد مہینے بھر کے لیے میں چلی جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کہاں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اگر بتاؤں تو تم ایک بار پھر یقین نہیں کرو گے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر میرے چہرے پر غصے کے آثار ابھر آئے۔ اس نے فوراً یہ دیکھ لیا اور بولی، خدا کے لیے برا نہ مانو، میں واقعی بہت سنجیدہ ہوں، میں واقعی بہت سیریس ہوں۔ تم نے گلبدن کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ وہ مقبرہ دیکھا ہے؟ اس نے مڑ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ہے گلبدن کا مقبرہ، قلعہ گولکنڈہ کی مشہور جوان حسین گائیکا گلبدن بیگم، جو ہزاروں دلوں پر حکومت کرتی تھی، جو جتنی حسین تھی اتنی ہی پتھر دل بھی تھی۔ امیر نوجوانوں کو اپنے عشق میں تڑپا تڑپا کر مارنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس خطرناک کھیل سے اسے دیوانگی کی حد تک عشق تھا، جس کی بھیٹ نہ جانے کتنے معصوم نوجوان چڑھ گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رک گئی۔ ہوا سے ایک باغی لٹ اس کی آنکھ پر آ گئی تھی
जिसने उसे हाथ से उठाकर आहिस्ता से हटाया। ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हो? क्या क्या चेहरे से मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? मैंने धीरे से पूछा। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए, खुदा की कसम नहीं। मेरी तरफ देखो। क्या तुमने ऐसा ड्रेस देखा है? मेरे करीब आओ और इन जेवरों को देखो जो मैंने पहना है। क्या तुम्हारे ज़माने की औरतें ऐसे ही जेवर पहनती हैं? मेरे और करीब आओ और बताओ कि जो खुशबू मैंने इस्तेमाल की है, ऐसी खुशबू मिलती है अब यहाँ? जवाब दो। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं गुलबदन बेगम हूँ, किला गोलकंडा की मशहूर गायिका, जिसका जिस्म इस 250 साल पुराने मकबरे में दफन है, लेकिन जिसकी आत्मा सालों साल से इस वीराने में अपने मददगार के इंतज़ार में भटक रही है। हर 9 चंदी जुमेरात को एक बेहद ख़तरनाक खेल खेला जाता रहा है। हर महीने मुझे इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, लेकिन खुदा की कसम आज आखिरी बार ये खेल खेला गया, क्योंकि जिस बुज़ुर्ग ने अपने जवान बेटे की मौत को देखकर मुझे बद्दुआ दी थी, उन्होंने कहा था कि किसी नौचंदी जुमेरात को सदियों बाद एक शख्स आएगा, वो तुम्हें इस अजाब से छुटकारा दिलाएगा। उस दिन महीने की 6 तारीख होगी और वो ऐसी बातें करेगा जो तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। सो वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। अब मुझे सुकून मिल गया है। खुदा के लिए मुझे फटी फटी नज़रों से ना देखो। आज बड़ी मुबारक रात है। आज जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये कहते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराकर उसने मुझे देखा और तभी मुझे यूँ लगा जैसे मेरा सर चकरा रहा है, जैसे ये ज़मीन, ये आसमान, उसका चेहरा, उसका हसीन चेहरा सब कुछ घूम रहा है। मेरा पाइप बुझ गया था। मैंने लाइटर निकालकर जलाने की कोशिश शुरू कर दी। सब खामोश, दम साधे, जमे बैठे मुझे देख रहे थे। कुछ लम्हे बड़ी रहस्यमयी खामोशी छाई रही। फिर क्या हुआ? सादिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर शायद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं हिमायत सागर के डाक बंगले के एक कमरे में था। उस रात जब मैं वापस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने घबराकर शहर टेलीफोन किया। वहां से खबर मिली कि मैं तो हिमायत सागर चला गया था। रातों रात लोग मेरी तलाश में निकल खड़े हुए। डॉक्टर बदरुद्दीन का कहना है कि उन्होंने मुझे सबसे पहले देखा। मैं मकबरे के करीब पड़ा था। उनका कहना है कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में किसी औरत का साया भी वहां देखा, लेकिन जब वो करीब पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, चंबेली के इत्र की मस्त कर देने वाली खुशबू मुझ में बसी हुई थी। एक बार फिर खामोशी छा गई। अब सारे लोग मुझसे और करीब आ गए। फिर बताइए ना, आप बार बार चुप क्यों हो जाते हैं? सादिया ने पूछा। वो अपने वादे पर कायम रही, शायद क़यामत तक कायम रहे। मैंने धीरे से जवाब दिया। होता क्या है? क्या अब भी वो तुम्हें नज़र आती है? जाहिद ने पूछा। उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वो मेरी कहानी को झूठी या मन घड़न दास्तान समझ रहा था। ये राज की बात है और ऐसी बातें भरी महफिल में नहीं होती। हाँ भाई सादिया, हो जाए अब कॉफ़ी का दौर। 12 बजे से पहले मैं सोना चाहूँगा। ये कहते हुए मैंने थकी थकी सी जमा ही ली। इससे पहले कि सादिया कॉफ़ी का इंतज़ाम करने के लिए उठती, नाज़मा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो मुंह पर हाथ रखे फटी फटी नज़रों से बड़ी खिड़की की तरफ देख रही थी। सबकी नज़रें एक साथ उस तरफ गईं। उसका पर्दा हटा हुआ था और एक पट खुला हुआ था। शायद जल्दी में खुला रह गया। ये कहते हुए जाहिद उठा। नहीं, मैंने अपने हाथ से बंद किया था, सादिया बोली और तेज़ी से उठकर खिड़की तक गई। दूसरे लम्हे उसकी हल्की सी चीख सुनाई दी। अब सब उसकी तरफ देखने लगे। अब सब उसकी तरफ लपके। खिड़की का पट वाकई खुला हुआ था।
اور باہر سے چمبیلی کی بہترین عطر کی مست کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں رچ بس گئی۔ اس ہنگامے میں کسی نے غور نہیں کیا کہ آج واقعی 9 چندی جمعرات تھی اور اتفاق سے تاریخ بھی 6 ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔